मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल ही रहा था कि ताया ने मेरे हाथों में पकड़े डॉक्यूमेंट्स देखकर मुझे रोक लिया। उनकी नज़रें उन कागजों पर नहीं, मेरी औकात पर थी। ताना मारते हुए उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के चक्कर में वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि अपने बाप की तरह दर्जी का काम सीख लो, कम से कम पेट तो भर ही जाएगा। उनके शब्द सीधे मेरे दिल में जाकर चुभे, मगर मैं कुछ बोले बिना सब कुछ नज़रअंदाज करके चुपचाप घर से निकल गया। फिर ऑफिस के सामने पहुंचा तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांग रहा था। उसकी आंखों में लाचारी थी और आवाज में बेबसी। जब मैंने जेब देखी तो सिर्फ वापसी का किराया था, 200 रुपये। और एक पल के लिए मैं रुका, लेकिन अगले ही पल मैंने वो पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। दिल में यही था कि ऊपर वाला कहीं न कहीं इसका सिला ज़रूर देगा। फिर मैं खुद बिना किराए की चिंता किए इंटरव्यू देने अंदर चला गया, और जब मुझे इंटरव्यू के लिए कमरे में बुलाया गया, सामने कुर्सी पर बैठे ऑफिसर पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैं थोड़ी देर पहले दवा के लिए पैसे देकर आया था। मेरा नाम क्रिश है। उस पल शाम हो चुकी थी और ठंड भी बहुत तेज थी, लेकिन मैं अब तक घर नहीं पहुंचा था। जिस्म पर कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था, न कोट था, न स्वेटर, न शॉल। मैं तो घर से दोपहर में निकला था। मुझे कहाँ पता था कि कामों में इतनी देर हो जाएगी। पहले ताया के दोस्त के यहाँ सामान डिलीवर करना पड़ा, फिर उनकी बताई चीज़ें खरीदनी पड़ी। इन सब में कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। अब मैं मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। सामने सामान लटका हुआ था और मैं ठंड से कांपता हुआ बाइक चला रहा था। चेहरे पर कुछ ढका भी नहीं था। ठंडी हवा जैसे नाक के अंदर घुसती चली जा रही थी। आंखें खुली हुई थी, लेकिन मन कर रहा था कि बस एक पल के लिए बंद कर लूं। मगर आंखें बंद करता तो रास्ता नहीं दिखता। एक्सीडेंट का डर अलग। बड़ी मुश्किल से आंखें खोले रखी। हाथ जिनसे मैंने मोटरसाइकिल पकड़ रखी थी वो बर्फ के जैसे ठंडे हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी टूटकर गिर जाएंगे। पर शुक्र था कि पैरों में जूते थे, इसलिए वहां ज्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन पूरा जिस्म जैसे जम गया था। फिर करीब 15 मिनट बाद जब मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा तो दिल से ऊपर वाले का शुक्र किया और दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं घबरा गया कि सब कहाँ चले गए थे। और फिर 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला तो सामने मम्मी खड़ी थी। उन्हें देखकर मुझे हैरानी भी हुई और चिंता भी, क्योंकि जब मैं घर से निकला था तब उन्हें काफ़ी तेज़ बुखार था। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल अंदर लेकर गया। मम्मी किचन की तरफ जा रही थी। ये देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने उनको आवाज़ दी तो वो बैठक में ही रुक गईं। मैं उनके पास पहुंचा और थोड़ा सख्त होकर बोला, मम्मी आपको तो बुखार था ना, और मैंने कहा था कि बिस्तर से मत उठिए, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है आपको। अब आप ऐसे काम कर रही हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप रहीं, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली कि बेटा, तुम तो जानते हो ना, मुझे काम किए बिना चैन नहीं मिलता है। अब तबीयत भी कुछ ठीक लग रही है, इसलिए मैं खाना बना रही थी। तुम जाओ, गर्म कपड़े पहन लो, मैं भी तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगी। उन्होंने नजरें चुरा ली। मेरा दिल नहीं माना, मगर क्या ही करता। माँ की बात पर यकीन तो करना ही पड़ा। फिर मैं कमरे की तरफ चला गया। अभी कमरे में पहुंचा ही था कि ख्याल आया क्यों ना थोड़ा गर्म पानी पी लिया जाए। वैसे भी मैं डाइट पर था। किचन के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक से एक आवाज कानों में पड़ी, अमृता, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? बीमारी का मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बना दोगी। ऐसा लग रहा है जैसे जहर डाल दिया हो। अब ये तुम खुद खाओ, हमारे लिए कुछ और बनाओ। ये आवाज़ ताई की थी। मम्मी बुखार में थी और उनसे ऐसे बात की जा रही थी। उस पल सब कुछ साफ हो गया कि मम्मी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में किचन में खड़ी हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अंदर जाकर ताई से बात करूं, मम्मी के लिए आवाज़ उठाऊं, उनके हक में इंसाफ की बात करूं। लेकिन पापा की कही बातें याद आ गईं और मेरे कदम वहीं जम गए। मैं बस खड़ा हुआ सुनता रहा, बिल्कुल बेबस। अब ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ताई फिर बोली, हम ये सब्जी नहीं खाएंगे। उन शब्दों ने सिर्फ मम्मी को नहीं बल्कि मुझे भी अंदर तक तोड़ के रख दिया था। फ्रिज से कोई दूसरी सब्जी निकालो और हमारे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ। उसके बाद ही तुम्हें कमरे में जाने की इजाज़त मिलेगी, समझी? ताई एक बार फिर मम्मी पर चिल्ला रही थी। उनकी आवाज़ में हुक्म था,
कोई इंसानियत नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। बुखार में कांपती हुई सर झुकाए बस हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। कई बार मुझे मम्मी और पापा दोनों पर गुस्सा आता था कि आखिर वो ताया ताई के सामने इतने बेबस क्यों बन जाते हैं। क्या इस घर पर हमारा हक नहीं है? क्या हम भी इस घर के वारिस नहीं? फिर क्यों हम लोग नौकरों की तरह यहाँ पर जिंदगी जी रहे थे? लेकिन जैसे ही ये ख्याल आया, मैंने उसे अगले ही पल दबा दिया। ये वही ख्याल था जिसे पापा हमेशा मना करते थे। वो बार बार समझाते थे कि हम उनसे कम हैं बेटा, हमें कभी जुबान नहीं खोलनी है। मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था, इसलिए मैं जानबूझकर पैरों की आहट करते हुए किचन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मेरे कदमों की आवाज़ पड़ी, ताई अचानक से खामोश हो गईं। न जाने उन्होंने क्या सोच लिया था। मम्मी चुपचाप किचन के अंदर चली गईं। बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्होंने मुझसे बात की, लेकिन उनकी आंखों में भरी नमी और गले में अटका हुआ रोना साफ झलक रहा था। वो मुस्कुरा तो रही थी, मगर मैं जानता था वो बस खुद को संभाल रही थी। ताई ने फ्रिज से दूसरी सब्जी निकाली, जोर से रखी और चप्पल वहीं पटक कर बाहर चली गईं। इसका सीधा मतलब था कि अब ये नई सब्जी भी मम्मी ही बनाएंगी। अब किचन में सिर्फ मम्मी और मैं रह गए थे। मेरे कहने पर मम्मी ने पानी गर्म करना भी शुरू किया और मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा हुआ सब देखता रहा। मेरा दिल कर रहा था कि उनसे कुछ बोलूं, उन्हें रोकूं, उन्हें समझाऊं कि अब बस बहुत हो गया, आप कब तक सहेंगी? लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। वो वैसे ही टूटी हुई थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बातों से वो और ज़्यादा इमोशनल हो जाएं। मैं जानता था मेरी मम्मी एक मजबूत औरत थी। मैंने उन्हें हमेशा मजबूत ही देखा था और मैं नहीं चाहता था कि वो अपने जवान बेटे के सामने आंसुओं के आगे हार जाएं। मम्मी ने मुझे गर्म पानी दिया और मैं उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। पानी पीने का मन तो नहीं था, बस यूं ही टेबल पर रख दिया। मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगा। स्वेटर पहन चुका था, जूते भी पहने थे, इसलिए अब ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे अंदर से जमा दिया था, वो ठंड नहीं, मम्मी की वो हालत थी जो मैं अभी देखकर आया था। फिर कुछ देर के बाद मम्मी मेरा खाना लेकर आईं। खाना रखते ही बिना कुछ बोले वापस मुड़ने लगी, तो मैंने उन्हें रोका। वो बोली, बेटा, किचन में काम फैला है, तुम ज़रा बाद में बात करना, और वो चली गईं। मेरी माँ बुखार में भी इतना सारा काम कर रही थी और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उस पल मुझे खुद से नफरत सी हो रही थी। मेरे लिए ये डूब मरने जैसा एहसास था। मुझे साफ समझ आ गया था कि अब चुप रहना कोई हल नहीं है। अब मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ न कुछ बोलना ही होगा। आखिर कब तक हम खामोशी की चादर ओढ़े रहेंगे? फिर खाना खाने के बाद मैं टहलने के लिए बाहर निकल आया। वैसे ठंड तो थी ही, लेकिन खाने के बाद बैठना मुझे वैसे भी पसंद नहीं था। मैं बैठक में इधर से उधर चल रहा था कि तभी कमरे से ताया निकलते हुए दिखाई दिए। मुझे देखकर वो सीधे मेरी तरफ आ गए। हाँ भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी रात के इस वक्त? मैंने कितनी बार कहा है ना कि रात को अपने कमरे में रहा करो, शर्म नहीं आती बैठक में टहलते हुए? उनके लहजे में ऐसा था जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। मैं अपने ही घर की बैठक में चल रहा था और वो मुझसे शर्म की बात कर रहे थे। ताया, मैंने ऐसा क्या किया है जिसमें शर्म आने वाली बात हो? मैंने सीधे जवाब दिया, मैं अपने ही घर में टहल रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं उनके सामने कभी खामोश नहीं रहता था। मैं हमेशा अपनी बात रखता था। शायद यही वजह थी कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ। ताया भड़क गए, और अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो कि ये बातें समझ सको। ये तुम्हारे लेवल की बातें नहीं हैं। अच्छा होगा कि चुपचाप यहाँ से अपनी शक्ल गुम करो। मेरी बेटियां कमरे से निकलती रहती हैं, क्या तुम उन्हें देखते रहोगे? अब उनकी बात सुनकर मैं समझ गया था कि असली वजह क्या है। ताया, आपकी बात ठीक है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन आपको भी पता है कि वो दोनों मेरी बहनें हैं। मैंने कभी उन्हें गलत नज़रों से नहीं देखा, और ये हमारा भी घर है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो फिर कहाँ जाऊँ? मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे पर ताना उभर आया कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरी ये बातें समझ सको। बड़े आए मुझे समझाने वाले, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उनके शब्द मेरे कानों में नहीं, सीधे दिल में लगे थे। लेकिन उसी पल मुझे ये भी एहसास हो गया कि अब ये चुप्पी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी। ताया की बात सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ मुड़ ही रहा था कि अचानक उन्होंने फिर से मुझे आवाज़ दी। मैं चाहकर भी अनसुना नहीं कर पाया। फिर पलटकर देखा तो वो हाथ के इशारे से
मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। मेरा मन भारी था, लेकिन फिर भी मैं उनके पास चला गया। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि जो पैसे मैंने तुम्हें सामान मंगवाने के लिए दिए थे, वो कहाँ हैं? उसमें से कुछ तो बचे ही होंगे। तब मैंने शांत लहजे में जवाब दिया कि ताया, उसमें से कुछ भी पैसे नहीं बचे और मैंने आपको सारे बिल दे दिए हैं। अब आप खुद देख लीजिए। बस मेरी ये बात सुनते ही उन्होंने वो बिल जेब से निकाला जो मैंने थोड़ी देर पहले ही उन्हें दिया था। वो बिल को बहुत गौर से देखने लगे, जैसे उसमें कोई बहुत बड़ा जुर्म छुपा हुआ हो। फिर ताने से भरे लहजे में बोले कि ज़रूर तुमने इसमें कोई हेरा-फेरी की होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आगे से मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूँगा। जो चीज़ लेनी होगी, मैं खुद जाऊँगा। मुझे तुम पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। ये कहकर ताया जी वहाँ से चले गए और मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मेरे कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए थे। उन्होंने मुझे इंसान नहीं, नौकर से भी बुरा समझ लिया था। उस पल ऐसा लगा कि जैसे मेरी सारी इज़्ज़त, सारी मेहनत, सब कुछ कुचल दिया गया हो। वो हमेशा ही मुझे नीचा दिखाकर चले जाते थे और अगर मुझसे कुछ हो भी जाए तो मम्मी और पापा को भी चैन से नहीं छोड़ते थे। ये सब मेरे लिए अंदर से मरने जैसा था। किसी तरह खुद को संभालते हुए मैं अपने कमरे में आ गया। दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। मुझे गुस्सा भी था और अंदर बेबसी भी थी, लेकिन मैं क्या करता? मम्मी की हालत ठीक नहीं थी और पापा पिछले 2 दिनों से ताया जी के काम से दूसरे शहर गए हुए थे। उनकी दुकान बंद पड़ी थी और नुकसान हमारा ही हो रहा था। फिर भी पापा ताया के सामने कुछ नहीं कह पाते थे। मैंने उसी पल ठान लिया कि जब पापा वापस आएंगे तो मैं उनसे साफ साफ कहूँगा कि अब हमें अपना हिस्सा अलग कर लेना चाहिए, वरना हम पूरी जिंदगी इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। आने वाले कल के सपने देखते देखते कब नींद आ गई थी, इस बात का पता ही नहीं चला। और इसी तरह इतवार का वो सुहाना दिन भी गुजर गया, जो दूसरों के लिए छुट्टी होता है, लेकिन मेरे लिए हमेशा एक वर्किंग डे होता था। ताया जी अपने सारे काम मुझसे ही करवाते थे। फिर आखिरकार अगला दिन भी आ गया। मैं सुबह सवेरे उठ गया, कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगा। मेरे डिग्री का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। उसके बाद मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने थे, इसलिए मैं अंदर ही अंदर बहुत एक्साइटेड था। मैंने मन ही मन सोच रखा था कि जिस दिन मैं कुछ बन गया, उस दिन सबसे पहले पापा का ये काम छुड़वा दूंगा। वो अब बीमार रहने लगे थे। इतनी मेहनत उनके बस की नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी। ताया का दबाव, पैसों की तंगी और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां, टेंशन इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। ये मैं अपने पापा में साफ देख रहा था। नाश्ते के लिए मैं किचन में आया। वहां मम्मी, ताई और इंदिरा खड़ी हुई थी। इंदिरा ताया की छोटी बेटी थी। उम्र करीब 15 साल थी। उसकी और मेरी अच्छी बनती थी। वो मुझे कृष भाई कहती थी। ताया की बड़ी बेटी श्रेया के चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता। शायद वो ताया पर ही गई थी। मम्मी ने मुझे नाश्ता दिया। मैं किचन में ही बैठकर नाश्ता करने लगा। इंदिरा भी वहीं बैठी थी। हम दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद मैं उसको बाइक पर बैठाकर घर से निकल आया। मुझे उसे स्कूल छोड़ना था। ताया पूरे दिन घर में चरपाई पर आराम करते रहते थे, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने की कोशिश भी नहीं करते, जबकि वो पूरी तरह से सेहतमंद थे और बाइक भी चला सकते थे। पापा उनसे छोटे थे, लेकिन बीमारी और पैसों की कमी ने उन्हें कमज़ोर बना दिया था। इंदिरा को स्कूल छोड़कर मैं यूनिवर्सिटी आ गया। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। अभी मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा ही था कि ताया जी का कॉल आ गया। बोले, मुझे तुमसे अभी कुछ काम है, जल्दी से घर आ जाओ। तो मैंने कहा, ताया जी, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और थोड़ी देर में मेरा तीसरा लेक्चर भी शुरू होने वाला है। छुट्टी से पहले आना मुमकिन नहीं है, इसीलिए जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं आते वक्त उसे कर लूँगा। इतना सुनते ही ताया को गुस्सा आ गया और उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने भी फ़ोन जेब में रख लिया। मैं बिना वजह उनके बारे में सोचकर अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता था। मुझे क्या पता था कि यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद मेरे लिए एक और बेइज्जती मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर शाम को यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद जब मैं इंदिरा को लेकर घर पहुंचा तो देखा ताया बैठक में धूप सेकते हुए आराम से संतरे खा रहे थे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि जैसे ही मैंने उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो इतने में मुझे आवाज़ दी गई कि भाई, आपको पापा बुला रहे हैं। इंदिरा की आवाज़ पर आखिरकार मुझे ताया के सामने जाना ही पड़ा। मैं हाथ बांधकर कंधे पर बैग लटकाए खड़ा हुआ था। मुझे भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी आंखों में जाकर आंखें डाल सकूं। भले ही मैं उनको जवाब तो दे दिया करता था,
पर वो मेरे बुजुर्ग थे, वो मेरे बड़े थे। मैंने हमेशा उनके सामने नज़रें नीची रखी। पापा ने मुझे यही सिखाया था और मैं हमेशा यही करता था। पापा की बात मानता था। ताया जो चारपाई पर बैठे हुए थे, चारपाई से उठे और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, वो भी ताई और श्रेया की मौजूदगी में। तभी ताई ने अपना मुंह फेर लिया, जैसे वो देखना ही नहीं चाहती हों, और श्रेया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी आंखों से मुझे लग रहा था कि वो हाथ रखकर अपनी हंसी छुपा रही है। वो मुझ पर हंस रही थी। ताया, ये क्या किया आपने? मेरी क्या गलती थी जो आपने मुझ पर हाथ उठा दिया? मैं बहुत गुस्से में आ गया था और गुस्सा मुझे अपने ननिहाल की तरफ से विरासत में मिला था। मम्मी बिल्कुल गुस्से वाली नहीं थी, पर मेरे इकलौते मामा बहुत ही गुस्से वाले थे और मम्मी कहती थी कि तुम उनके ऊपर ही गए हो। जैसे ही मैंने ये कहा तो ताया और थप्पड़ लगाने वाले थे, पर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया तो बस उसी वक्त में ही मुसीबत आ गई। ताया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और जल्दी से पापा का नंबर डायल करने लगे। मुझे पता नहीं था कि पापा वापस आ चुके हैं, पर ताया के कॉल करने के अंदाज से लग रहा था कि वो वापस आ गए हैं और अब दुकान पर भी जा चुके हैं। हर्ष, तुम जल्दी से जल्दी घर पर आओ। तुम्हारे बेटे ने आज हद करके रख दी है। अब मैं तुम लोगों को इस घर में नहीं रखूंगा। तुम बस जल्दी से घर आओ। आज इसका फैसला होकर ही रहेगा। ताया फोन पर ही चिल्लाने लगे थे। उनके मुंह से घर से निकलने वाली बात सुनकर मुझे सुकून आ गया। मैं भी तो यही चाहता था कि हम अपना पोर्शन अलग कर लें। बीच में दीवार तो होनी ही थी और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। यह हम लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी था। पर मैं नहीं जानता था कि पापा के आने पर यहाँ पर कौन सा हंगामा होने वाला है। और फिर पापा 15 मिनट के अंदर ही पुरानी मोटरसाइकिल पर घर पर पहुँच गए थे। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। आते के साथ ही उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुमने ताया जी के सामने जुबान क्यों चलाई है। तो मैंने भी सबके सामने कह दिया कि ताया ने ही तो शुरू करी थी और मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं हूँ जो ये मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा देंगे। ये बात मैंने पापा से कही तो ताया कहने लगे कि देख लो हर्ष अपने बेटे को, यही परवरिश करी है तुमने अपने बेटे की। मेरे बच्चों को देख लो, आज तक मेरे सामने जुबान नहीं चला सकते। मेरा भी तो बेटा है, बेटियां हैं, पर नहीं, वो मेरे सामने नहीं बोलते हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बदतमीज हो रहा है। पापा के आते ही ताया उनको बातें सुनाना शुरू हो गए थे, पर पापा बिल्कुल खामोश खड़े हुए थे। मैंने पापा को हाथ के इशारे से रोक लिया कि आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे, आप अपने हक के लिए बोलिए। तो पापा ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था कि जी भाई बताइए, आपने मुझे इमरजेंसी में क्यों बुलवाया है। पापा भीगी बिल्ली बने हुए खड़े थे। ताया चारपाई पर बैठे हुए थे और पापा उनके सामने हाथ बांधकर खड़े हुए थे। हर्ष, आज तक मैंने तुम पर बहुत एहसान किए, पर अब मुझे लगता है कि मुझे वो एहसान रोक देना चाहिए और तुमको इस घर से चले जाना चाहिए। अब मुझे तुम्हारा बेटा इस घर में बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही ताया ने ये बात कही तो मुझे सांप सूंघ गया। मैंने पापा की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई और मैंने इस चीज़ को दिखाया। पापा और ताया के सामने भी कहा कि ताया, क्या मतलब है आपका? हम ये घर क्यों छोड़कर जाएंगे? ये हमारा भी तो घर है। जैसे ही मैंने ये कहा था तो ताया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अरे, लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया नहीं है कि ये घर मेरे नाम पर है। मैं जब चाहूँ तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है। ताया की बातें मेरा दिमाग घुमाने के लिए काफ़ी थीं। पापा, ये क्या कह रहे हैं? आखिर घर इनके नाम पर क्यों है? पापा, आप भी तो उनके भाई हैं और विरासत में आपको भी तो हिस्सा मिलना चाहिए ना। मैं उस लम्हे जज्बाती हो रहा था। पापा की आंखों में आई हुई नमी मुझे खामोश करवा रही थी। क्रिश, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम जाओ। पापा मुझे वहाँ से भेजना चाह रहे थे, पर मेरा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। पर क्या करता, आखिरकार मुझे वहाँ से भेज ही दिया। मैं अपने कमरे में आ गया था। मैं इतना गुस्से में था कि आते के साथ मैंने अपना वो परफ्यूम तोड़ दिया जिसको खरीदने के लिए मैंने 2 महीने इंतज़ार किया था। इसलिए मुझे अपना गुस्सा और घर का माहौल पसंद नहीं था। इसकी वजह से मेरा ही नुकसान हो जाता था। भले ही इसमें मेरा कुछ भी कसूर था। मैंने अपने हाथों से मेरा परफ्यूम तोड़ दिया, पर ये सब ताया जी के गुस्सा दिलाने की वजह से ही हुआ था। मेरा सारा कमरा खुशबू से महक गया। वो परफ्यूम जिसको मैंने पैसे जमा करके 2,500 का खरीदा था, अब फर्श पर गिर चुका था और इसी की वजह से सारे कमरे में खुशबू ही खुशबू फैल गई थी।
पर आज कुछ भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा दिल अफ़सोस से भरा हुआ था और जब दिल उदास हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिमाग घूम रहा था। आखिरकार पापा ने ये घर ताया के नाम पर क्यों लगाया? ये सवाल मेरे दिमाग में बार-बार आ रहा था और फिर 10 मिनट के बाद मम्मी और पापा दोनों ही मेरे कमरे में आ गए थे। आते ही पापा शुरू हो गए और वो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई साहब और मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। वो ठीक कह रहे हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश ही ठीक नहीं की। उनके बच्चों ने कभी उनके सामने जुबान नहीं चलाई है, पर तुम हर वक्त बोलते रहते हो। ये कहते के साथ ही पापा ने निढाल हो जाने के अंदाज में बेड पर बैठ गए थे। वो रो रहे थे। मैं भागकर उनके कदमों में बैठ गया। मैं जमीन पर बैठा था, तब मम्मी भी उनके पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठी हुई थी। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका अच्छा बेटा हूँ, आपकी हर बात मानता हूँ, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आपकी बेइज्जती करे। मैं इसी वजह से ही बात कर रहा था। छोड़िए इन बातों को और मुझे ये बताइए कि ये घर वाला क्या मामला है? मैंने कहा, ये तो उन्होंने मुझे वो बताया जो कि मेरे सारे अरमान पर पानी फेर गया था। पापा ने अपने मुंह से मुझे बताया कि जब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और उनके माँ बाप उनको छोड़कर जा चुके थे, तो उस वक्त ताया ने ये घर अपने नाम करवा लिया था। एक तो पापा उस वक्त छोटे थे और उनको समझ नहीं थी कि उनके भाई ने क्या करवाया है, पर जब उनको समझ आया तो फिर भी उन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो उनका बड़ा भाई था और हमेशा उनका ख्याल रखता था, खाने पीने का इंतज़ाम करता और फिर बाद में माँ के साथ शादी भी करवाई। इसलिए आज तक पापा उनके कर्ज के बोझ तले दब गए थे। ये बड़ी ही अजीब बात थी कि बड़ा भाई छोटे भाई का हक खा ले और फिर उस पर एहसान जताए कि मैंने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है। आज तक मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आई थी कि पापा ताया से इतना डरते क्यों हैं। आज उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया था कि उनके माँ बाप जल्द ही दुनिया से चले गए थे और उनके जाने के बाद ताया ने ही पापा को संभाला था। पापा पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ तो नहीं थे, नॉर्मल से थे, इसलिए उनको स्कूल से निकालकर दर्जी की दुकान पर डाल दिया था और वहीं पर ही पापा ने काम सीखा। दरअसल ताया पापा से बड़े थे, पर उनकी औलाद से मैं बड़ा था। उनकी शादी पहले हुई थी, पर उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। उनके यहाँ शादी के 8 से 10 साल के बाद हुई थी, इसलिए मैं उनके बच्चों से बड़ा था। पापा की बातें सुनकर मैं बिल्कुल गूंगा होकर रह गया था। पापा, मैं आपसे एक बात कहूँ? मैंने कहा तो वो रोते हुए सर हिलाने लगे। पापा, आप तो ताया को जितना भी अच्छा समझ लें, वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचते, बल्कि वो तो आपके दुश्मन हैं। उन्होंने आपका कोई भला नहीं सोचा, बल्कि दरअसल नुकसान ही किया। अगर इस वक्त वो आपको दर्जी की दुकान पर नहीं बैठाते, तो शायद आज आप कुछ बन चुके होते। मेरी बात पर पापा मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं बेटा, मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये तो तुम्हारे ताया का मुझ पर एहसान है कि उन्होंने मुझे किसी न किसी काम पर लगा दिया। अगर वो मुझे काम पर नहीं लगाते, तो आज मैं कमाने के लायक भी नहीं होता। पापा लंबी चौड़ी बातें करने के बाद वहाँ से चले गए। मम्मी भी उनके पीछे पीछे चली गई थी और मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने बालों को नोच रखा था। ताया ने बहुत बड़ा जुल्म किया था, जिसको अब मैं रोक नहीं सकता था, पर मैं उनसे नफरत ज़रूर कर सकता था। पहले भी मैं उनसे कोई प्यार तो नहीं करता था, पर अब मेरी नफरत में और ज़्यादा बढ़ावा हो गया और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। मैं रेगुलर यूनिवर्सिटी जा रहा था। मेरा आखिरी सेमेस्टर था। मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। ताया हर रोज़ मुझ पर प्रेशर डालते कि तुम बाप के साथ जाकर दर्जी की दुकान पर बैठो, ताकि घर में कुछ पैसे आ जाएं। तुम अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, फिर भी कमाते नहीं हो। और वो हर वक्त मुझे सुनाते रहते, लेकिन मैंने आज तक उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं तो जानता था कि वो मुझे भी पापा की तरह काम में लगाना चाहते हैं, ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ कर नहीं जाऊं। आज फ्राइडे था और यूनिवर्सिटी में नहीं गया। कल मैंने फीस जमा करवानी थी। मैंने सोचा कि आज ही ताया से फीस के पैसे ले लेता हूँ। पापा जितने भी पैसे कमाते थे, आकर ताया के हाथ पर ही तो रख देते थे और फिर वही सब घर वालों को खर्च देते थे। मैं ताया के कमरे के दरवाजे पर गया तो मुझे वहीं पर से कुछ आवाज़ें आईं। मैं अंदर नहीं गया था। अंदर ताई और उनकी बड़ी बेटी श्रेया बैठी हुई थी। ताया भी वहीं पर बैठे हुए थे। वो लोग मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे थे, क्योंकि दरवाज़ा बंद था, पर मुझे साफ आवाज़ आ रही थी। उनकी बेटी श्रेया चीख रही थी। न जाने वो किस बात की ज़िद कर रही थी, पर इतना तो मुझे समझ आ गया था कि वो जिस भी बात की ज़िद कर रही है, वो ताया नहीं मान सकते। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ
कि अपनी लाडली बेटी को समझा दो, जो ये कह रही है वो नहीं हो सकता। मेरी नाक ना कटवाए, उसकी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती, भले ही ये उसको पसंद करती है, पर मुझे ये मंजूर नहीं और मैं उसको एक ऐसे इंसान की बहू नहीं बना सकता जो कबाड़ का काम करता है। ताया अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे ज्यादा तो समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे इतना तो जरूर समझ आ गया था कि उनकी बड़ी बेटी श्रेया किसी से शादी करने के लिए कह रही है। पर श्रेया तेज आवाज में बोली थी कि पापा, मैंने आपको बताना था और मैंने बता दिया। मैंने आपसे कोई इजाजत नहीं मांगी। मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। अगर आपको कोई एतराज है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं जाकर कोर्ट मैरिज कर लूंगी। फिर तो आपकी नाक कटने से बच जाएगी ना। ये कहते के साथ ही शायद वो उठकर खड़ी हुई, क्योंकि उसके कदमों की आहट मुझे सुनाई दे रही थी। पर फिर अचानक से ही वो वहीं पर खत्म हो गई, क्योंकि शायद उसको रोक लिया था। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती बाप से इस तरह की बातें करते हुए? मेरी औलाद तो है ही नालायक। अरे उस कृष को देखा है, हमेशा अपने माँ बाप की बात मानता है और मेरी भी बात मान लेता है। हालांकि वो जवान लड़का है, तो उससे कुछ सीखो। मैं तुम्हारी शादी किसी अमीर खानदान में करूंगा और अगर तुमने कोर्ट मैरिज की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते के साथ ही शायद श्रेया को बाहर आने की इजाजत मिल गई थी, इसलिए मैं फौरन से ही कमरे के दरवाजे से हट गया। श्रेया बाहर निकलकर आ गई। उसने मुझे नहीं देखा था। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और मैं मुंह पर हाथ रखे हुए खड़ा था। मुझ में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अंदर जा पाता, पर समझ गया था कि ताया जी गुस्से में होंगे और फिर अपनी बेटी का गुस्सा मेरे ऊपर भी निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने अपने कमरे की तरफ रुख कर लिया। अब मेरे दिमाग में खिचड़ी पकने लगी थी कि वो हर वक्त जो बेइज्जत करते थे, कभी किसी चीज के ताने देते तो कभी किसी चीज के, अब मेरे पास भी उनका एक राज आ गया था। मैं उसको बाहर निकाल सकता था, पर मैंने उसको मुश्किल वक्त के लिए रख लिया। और फिर हफ्ते के दिन लड़ झगड़ कर आखिर मैंने ताया से फीस ले ली और यूनिवर्सिटी रवाना हो गया। मेरी जिंदगी आम दिनों की तरह चल रही थी, पर ताया के यहाँ घर में खलबली मची हुई थी। एक दो बार मैंने मम्मी से पूछने की भी कोशिश की, पर उनको कुछ खास पता नहीं था, या शायद वो बताना नहीं चाह रही थी। मैंने सोच लिया कि मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। ताया हमेशा मुझे बिना वजह बेइज्जत कर देते थे। कभी पापा की जवानी की बातें याद करा के मुझे बातें सुनाते, तो कभी मुझे माँ के खानदान के ताने देते, क्योंकि मम्मी गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी। शादी भी वहाँ उन्होंने खुद करवाई थी। पापा तो उस वक्त उनके रहमो करम पर थे। रहमो करम पर तो अभी भी थे, पर फिर भी वो ताने मारते हुए जरा भी नहीं सोचते थे। फिर मैंने सोच लिया कि मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा। आज तक मैंने मम्मी पापा से इस बारे में बात नहीं की थी कि श्रेया ने ताया से किस बारे में बहस की है, पर मैं ये जानता था कि एक न एक दिन मुझे लोगों को बताना ही पड़ेगा। एक हफ्ते के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर वापस आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक गाड़ी में श्रेया किसी लड़के के साथ जा रही है, पर उस गाड़ी का पीछा किया तो वो एक बड़े से बंगले के अंदर चली गई। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उस वक्त तो ताया कह रहे थे कि वो किसी गरीब के बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, तो फिर उनकी बेटी इस बड़े से बंगले में क्यों जा रही है? पर मैं क्या कर सकता था? मैंने उस बंगले को देखा और फिर अपने घर की तरफ चल दिया। मुझे पता नहीं था कि आज श्रेया वो कारनामा करके आ रही है जिससे ताया ने उसको रोका था। जब वो घर पर आई तो वो डरी हुई थी, सहमी हुई सी लग रही थी। किसी ने भी उस बात को नोट नहीं किया, पर मैं वो सब कुछ देख रहा था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। मैं जानबूझकर उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। मेरी बातें सुनने की आदत नहीं थी, पर जब से मैंने ये बात सुनी थी तो मेरा सारा फोकस उसके ऊपर ही आ गया कि मैं इस मामले के बारे में पता लगाऊंगा। कि अचानक से श्रेया की आवाज़ कमरे से आई। शायद वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि अभी मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी कि हमारी शादी हो गई है। जब तुम रिश्ता भेजोगे और घर वालों ने रिश्ता अपना लिया तो उस वक्त ही मैं उन लोगों को बता दूंगी। तुम फिक्र नहीं करो। श्रेया की बातें मैं बड़े आराम से सुन सकता था। शादी वाली बात सुनकर मुझे सांप सूंघ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांस नहीं आ रही। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, और वो भी लड़की होकर ये कदम उठाकर आई थी, वो भी अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर। मैंने भी खामोशी बनाए रखी। मैंने सोचा कि मैं क्यों इस बेचारी की इज्जत को उछालूं। जब उसके माँ बाप को पता है कि वो किसी को पसंद करती है, तो मेरा हक नहीं बनता कि मैं उनको दोबारा से बताऊं। बस मुझे सही वक्त का इंतज़ार था। मेरा सेमेस्टर ख़त्म होने को था
4 दिन बाद मेरे पेपर शुरू होने वाले थे, इसलिए मैं किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता था। मैं अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। मैंने श्रेया और उसके मामले को बिल्कुल ही दबा दिया था। मैं इस बारे में सोचता भी नहीं था। 1-2 बार मम्मी ने मुझसे बात भी की थी कि पता नहीं भाई साहब के यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। अक्सर उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। पता नहीं क्या परेशानी है। मम्मी ने मुझसे पूछा भी था, पर मैंने उनको नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आप किसी की इज़्ज़त रखेंगे, तो ऊपर वाला आपकी इज़्ज़त रखेगा, और अगर आप किसी की इज़्ज़त उछालेंगे, तो आपकी इज़्ज़त उछाली जाएगी। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी इज़्ज़त उछाली जाए। भले ही हर वक्त ताया हमें बेइज्जत करके रख देते थे, पर फिर भी पहले उनकी बेटी की इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझकर दिल में दबा लिया, और आज तक किसी को नहीं बताया कि वो शादी कर चुकी है। वो दूसरे लोग भी इस चीज़ से आज़ाद थे, और आखिरकार मेरे पेपर शुरू हो गए। अब तो मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। मैं सारा दिन कमरे में रहता, बस पेपर के टाइम से घर से बाहर निकलता, फिर पेपर देने के बाद फ़ौरन से घर आ जाता, और आखिरकार मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए। अब मुझे रिज़ल्ट आने का इंतज़ार था। रिज़ल्ट के आने के बाद ही मैंने पुलिस में अप्लाई करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी अच्छी सी पोस्ट पर लग जाऊँगा, और उसके बाद कोई घर किराए पर लेकर अपने माँ-बाप को इस घर से लेकर चला जाऊँगा। मैं ताया से घर तो नहीं ले सकता था, पर मैं अपने माँ-बाप को छत तो दे सकता था। भले ही वो छत किराए की हो, पर फिर भी अपनी तो होती। मैंने बहुत ज़्यादा प्लान बना लिए थे। मुझे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वक्त गुजरता जा रहा था। अब मैं सारा दिन घर पर ही रहता। ताया एक रिटायर्ड हेड मास्टर थे। उनकी अच्छी खासी पेंशन आती थी, इसलिए वो कोई काम नहीं करते थे। उनकी पेंशन पर ही उनका घर चल रहा था। पापा भी जो कमाकर लाते थे, वो उनकी हथेली पर ही रख देते। किचन का सामान तो इकट्ठा मंगवाया जाता था। हमें पता नहीं था कि वो अपने पैसों से किचन में कितना सौदा डलवाते हैं, और हमारे पैसों से कितना। बस जितनी भी कमाई थी, पापा उनके हाथ पर रख देते थे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। 1-2 बार मैंने पापा से कहा भी था कि आप मेरा खर्चा मुझे दे दिया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाप के होते हुए मैं ताया के सामने हाथ फैलाऊं। तो उस वक्त पापा कहते थे कि बेटा, तुम्हारी क्या परेशानी है? जब मैं भाई साहब के सामने हाथ फैलाता हूँ, तो तुम भी फैला लो। इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। वो हमारे बड़े हैं, और इसी बात ने मुझे आज तक चुप करवा कर रखा था। एक दिन मैं रोज़ के मुताबिक ही घर पर मौजूद था कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे घर में कुछ तैयारी हो रही है। मैंने मम्मी से पूछा तो वो कहने लगी कि आज श्रेया को देखने के लिए भाई साहब ने कुछ लोगों को बुलवाया है। उनके स्वागत के लिए तैयारियां हो रही हैं। तुम भी घर पर ही रहना। अगर कुछ मंगवाना होगा तो मैं तुम्हें भेज दूंगी और मंगा लूंगी। श्रेया अपने कमरे में छुपी हुई पड़ी थी, जिससे यही दिख रहा था कि उसके माँ बाप अपनी मर्जी से किसी रिश्ते वालों को बुला रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात थी। वो तो पहले से ही शादीशुदा थी, और फिर भी उसको रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे थे। इस वक्त मैंने सोचा कि मैं ताया को कह देता हूँ कि ताकि वो अपनी बेटी से पूछ ले और बेइज्जती से बच जाए। मैं ताया के कमरे में गया था, तो वो मोबाइल पर उन रिश्ते वालों से ही बातें कर रहे थे। शायद वो उनसे कह रहे थे कि आप लोग दोपहर में आ जाएं। मेरा दिल चाह रहा था कि ताया को वहीं पर रोक दूं, पर क्या करता, वो कॉल पर बात कर रहे थे। मुझे सब्र करना पड़ा, और कॉल खत्म होने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर पर आकर सवार हो गए हो? जाओ यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने समझा था कि मैं अपनी कोई बात करने के लिए आया हूँ, पर जब मैंने उनसे कहा कि मुझे श्रेया के बारे में बात करनी है, तो वो हैरत में आ गए और बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे। ताया, बात दरअसल ये है कि श्रेया तो शादी कर चुकी है, और ये सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उससे पूछ लें। ये ना हो कि शादी होने के बाद आप खुद बेइज्जत हो जाएं। क्या पता वो शादी ही नहीं करे। उस समय सबसे ज़्यादा आपको ही तकलीफ होगी, क्योंकि जब वो कह रही थी तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने श्रेया के फेवर में बात की थी, इसलिए ताया ने मुझे सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ भी लगा दिया और हज़ारों बातें भी सुना दी कि तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए। वो ऐसी वैसी नहीं है। मैं उसकी मर्जी से ही ये रिश्ते वालों को बुला रहा हूँ, और उसने कोई शादी नहीं की है। ये बात तुम्हारे दिमाग में किसने भर दी है? मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें नहीं सुनूं। निकल जाओ यहाँ से। आखिरकार मुझे वहां से निकलने के लिए कह दिया, तो मैं भी चुपचाप वहां से निकल आया। मेरा दिल पत्थर का हो गया था। मैंने सोच लिया
कि मैं भी खामोश हो जाऊंगा। जब ताया मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं भी उनको ये बात नहीं याद दिलाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर जब दोपहर को रिश्ते वाले आए तो श्रेया भी उनके सामने आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा उदासी और गुस्सा था। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है। वो तो किसी दूसरे इंसान से पहले ही शादी कर चुकी थी, तो वो कैसे खुश हो पाती। ताया और मेरे अलावा किसी को पता नहीं था, पर ताया मानने को तैयार नहीं थे और फिर आखिरकार रिश्ता पक्का हो गया। वो लोग मंगनी करके चले गए थे और 1 महीने के बाद की तारीख तय कर दी गई। इस बात पर भी श्रेया ने कुछ नहीं कहा। न जाने उसने क्या सोच रखा था। ताया ने मेरी बात नहीं मानी और श्रेया भी ये बात नहीं जानती थी कि उसका बाप ये बात जानता है या नहीं, या फिर मैं भी जानता हूँ। वो बाप बेटी एक दूसरे से बात कर चुके हैं। जो भी था, मैंने इस सबसे खुद को अलग कर लिया। मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी थी। 2 दिन पहले मेरा रिजल्ट आ गया था, जो कि बड़ा ही शानदार था। इसलिए मैं पुलिस में इंटरव्यू दे सकता था। मैंने अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू वाले दिन शुरू होने थे, पर अब मुझे उसकी तैयारी करनी थी। मेरे पास 2-4 दिन ही थे, इसलिए मैं दोबारा से पढ़ाई पर लग गया। मैं किसी भी हाल में ये इंटरव्यू क्लियर करना चाहता था। इस इंटरव्यू से ही मेरा आने वाला कल संवर सकता था। अगर मुझे सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल जाती, तो फिर मेरे बड़े मसले हल हो जाते। मैं हर वक्त यही प्रार्थना करता रहता और मैंने मम्मी पापा से भी कह दिया था कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। मम्मी भी हर वक्त मेरे लिए प्रार्थना करती रहती थी और मेरे कहने पर यही कहती थी कि बेटा, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सारी प्रार्थना हमेशा तुम्हारे लिए ही है और तुम्हारे साथ है। एक बार मैंने मंगनी के बाद भी श्रेया को देखा कि वो कभी उस लड़के के साथ बाइक पर जा रही होती, तो कभी गाड़ी में लड़का एक ही होता था, कभी उसके पास पुरानी सी बाइक होती, तो कभी गाड़ी। मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद वो गाड़ी किसी दोस्त वगैरह से चलाने के लिए लेकर आता होगा, क्योंकि जिसके पास गाड़ी हो, वो क्यों पुरानी सी बाइक पर सफ़र करेगा। वो ताया की इज्जत के गुलछर्रे उड़ा रही थी और घर में किसी को पता ही नहीं था। मैंने भी ज़ुबान पर ताले लगा लिए और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने इंटरव्यू के लिए जाना था। मैं सुबह सवेरे ही उठ गया। इंटरव्यू के लिए तो मुझे दोपहर में जाना था, पर मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह-सुबह उठकर ही सारा कुछ दोबारा से रिवाइज़ कर लूँगा और तैयारी भी ठीक-ठाक करूँगा। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं नहाने के लिए चला गया और अपना सबसे अच्छा सूट पहनकर जब बाहर आया, तो ताई हैरत से मुझे देखने लगीं कि तुम कहाँ पर तैयार होकर जा रहे हो? उन्होंने बड़ा अजीब से लहज़े में पूछा था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। आज मैंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना है। आप प्रार्थना करिएगा। मैंने उनको प्रार्थना के लिए कहा। उनके चेहरे पर मेरे लिए कोई भी खुशी नहीं थी। मुझे तो लग रहा था कि वो दिल ही दिल में मुझे बद्दुआ देने लगी हों, कि वो मेरी बात सुनकर चुपचाप वहाँ से अंदर चली गईं। और फिर सारी तैयारी करने के बाद जब बैठक में बैठा हुआ था, वक्त गुजर रहा था, तो इस वक्त ताया जी आ गए। मेरे हाथ में फ़ाइल देखकर वो मुझ पर चिल्लाने लगे। वो बेइज्जती करने लगे थे कि इंटरव्यू वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ो और चुपचाप अपने बाप के साथ दर्जी का काम सीख लो और घर में 4 पैसे कमाकर लेकर आओ। फिर कब तक ऐसे रहोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे? तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए अभी से पीछे हट जाओ। ताया गुस्सा भी कर रहे थे और मुझे रोक भी रहे थे। उस वक्त मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, पर मैंने सारा गुस्सा पी लिया। मैंने थोड़ी देर पहले ही ये बात डिसाइड कर ली थी कि अगर कोई मुझे रोकने के लिए आया, तो रुकना तो मुझे वैसे भी नहीं है और ना ही मैं उनके सामने ज़ुबान लड़ाऊंगा, क्योंकि इस तरह मेरी सारी एनर्जी यहीं पर वेस्ट हो जाती। मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और बाहर निकल आया। जैसे ही मैं ऑफिस के बाहर पहुंचा, तो वहां पर मुझे एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जो बहुत ज़्यादा गरीब लग रहा था। कपड़े भी फटे हुए पुराने से थे और वो रोते हुए किसी से पैसे मांग रहा था। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, तो वो यही कह रहा था कि उसको अपनी दवाई खरीदनी है, लेकिन कोई भी उसको पैसे नहीं दे रहा। मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपये पड़े हुए थे। बाइक कुछ दिनों से ख़राब हो गई थी और ठीक करवाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं बस के ज़रिए यहाँ पर आया था और वापस भी मुझे बस से ही जाना था। पर अब मैंने सोच लिया था कि मैं वो किराए के पैसे इस बुज़ुर्ग को दे दूँगा, ताकि उसकी मदद हो जाए। मैंने जेब से वो 200 रुपये निकाले और उसकी हथेली पर रख दिए और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैं इंतज़ार कर रहा था। बाकी भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। जब मेरी बारी आई और मैं कमरे के अंदर गया, तो सामने बैठे हुए ऑफिसर को देखकर हैरान रह गया।
ये कोई और नहीं, वही बुजुर्ग थे, पर अब उनका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। वो थ्री पीस सूट में थे, बालों को अच्छी तरह से सेट किया हुआ था, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए थे। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें इंटरव्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारा इंटरव्यू तो पहले ही हो चुका है। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं और ज़्यादा हैरत में आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उन्होंने सारी बात खुद ही बता दी। उन्होंने मुझे बताया कि उनको अच्छा लगता है कि इंटरव्यू लेने से पहले इंसानियत का टेस्ट ले लें, और मैं इस टेस्ट में पास हो गया था और किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी, पर मैंने उनकी मदद 200 रुपये से की थी, इसलिए वो मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि सुना है कि तुम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर लग चुके हो। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। उसी वक्त मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऊपर वाले से कैसे शुक्र करूं। ये देखकर उन्होंने मुझसे पूछा तो ना जाने क्यों मैंने सारी कहानी उनको सुना दी। ये नहीं देखा कि वो मेरे लिए गैर थे। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था, पर फिर भी सब्र नहीं हुआ और मैंने उनको अपनी सारी मुश्किलें बता दी। तो वो अपनी कुर्सी से उठ गए और मेरे सर पर हाथ रख दिया और कहा कि बेटा, मैं भी तुम्हारी ही तरह था। मैंने भी तुम्हारी तरह मेहनत करके अपने माँ बाप को सहारा दिया। अब मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। एक घर खाली पड़ा हुआ है, मैं उसको पूरे तौर पर तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तुम सिर्फ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ही लगे हो। इसके बाद तुम मेहनत करना तो तुम आगे की पोस्ट हासिल करना, लेकिन जब तक वो घर खाली ही पड़ा है तो तुम वहाँ पर रह लो। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो मैं और ज़्यादा रोने लगा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों के दुख एक जैसे थे। और फिर जब मैं मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंचा तो ताया की फैमिली को तो आग लग गई। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, पर यकीन करना ही था। मैंने मम्मी पापा से कह दिया कि अब हम इस घर से चले जाएंगे। वो भी राजी हो गए थे, पर अब ताया का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इस घर से जाऊं। न जाने उन्होंने क्या सोच लिया था। 15 दिन बाद श्रेया की शादी थी और मुझे नहीं लगता था कि ये शादी हो पाएगी। हमने सोचा था कि शादी के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि शिफ्टिंग में भी तो कुछ ना कुछ टाइम लगना ही था। पर शादी होने से पहले ही बर्बादी का सामान हो गया। न जाने उन लोगों को कहाँ से पता चल गया कि श्रेया पहले से ही शादी कर चुकी है। वैसे तो ये बातें छुप नहीं पाती, और फिर वैसा ही हुआ। फिर उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया और ताया को 1000 बातें भी सुनाई। उस दिन हमारा बदला पूरा हो गया था, जो हमने उनसे नहीं लिया बल्कि ऊपर वाले ने लिया था, क्योंकि ऊपर वाला बेहतरीन बदला लेने वाला है। उस दिन ताया ने मेरे कदमों में गिरकर मिन्नतें की थी कि मैं इस लड़के से अपनी बेटी को डाइवोर्स दिलवा दूंगा, फिर तुम अपने उस दोस्त से मेरी बेटी की शादी करवा दो जो अक्सर तुम्हारे साथ घर पर आया करता था। वो मुझे पसंद है, क्या तुम उससे बात कर लोगे? मुझे बहुत हैरत हुई कि कोई इतना भी ढीठ कैसे हो सकता है। एक तो उन्होंने हम पर इतने ज़्यादा जुल्म किए थे, और ऊपर से वो मुझसे ही फेवर मांग रहे थे और मेरी मिन्नतें कर रहे थे। वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे थे कि मुझे माफ़ करके मेरी बेटी की शादी करवा दो। पर मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। उसी वक्त पापा भी आगे बढ़ गए और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। बेटा, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तुम अपने ताया को माफ़ कर दो। जैसे ही पापा ने कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। पापा, मुझे बड़ा नहीं बनना, मैं छोटा ही ठीक हूँ। मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता। ये आवाज़ मेरे दिल से निकली थी। मैं उनको ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर सकता। मेरा सारा बचपन उनके दबाव में गुजर गया था, और जब मैं किसी काबिल हो गया तो उस वक्त मैं उनको नज़र आ रहा था कि वो मुझसे मदद मांग रहे थे। उस रात हम तीनों नए घर में आ गए थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। न तानों की आवाज़, न डर, न किसी के कदमों की आहट से दिल का कांपना, बस सन्नाटा था और सुकून। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, मम्मी कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गईं। उन्होंने चारों तरफ देखा, दीवारें, फर्श, छत, और फिर अचानक उनकी आंखें भर आईं। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि आज पहली बार लग रहा है कि ये हमारा घर है। उनके शब्द सुनकर मेरे गले में कुछ अटक गया। जिस औरत ने पूरी जिंदगी दूसरों के घर में चुप रहकर काट दी, आज वही औरत अपने घर की बात कर रही थी। पापा खामोश थे। वो कमरे में रखे पुराने से सोफे पर बैठ गए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे सालों के बाद उन्होंने अपने कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मैं किचन में गया, वहाँ कुछ नहीं था, न सही से बर्तन, न राशन,
फिर भी मम्मी ने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कल सब ले आएंगे, आज तो बस चैन से सोना है। रात को जब सब अपने अपने कमरे में चले गए तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन आज वो ठंड नहीं चुभ रही थी। मुझे अपना बचपन याद आने लगा। ताया की डांट, मम्मी की खामोशी, पापा की झुकी हुई आंखें, और आज आज हम उस सब से बाहर आ चुके थे। कुछ देर के बाद मैं मम्मी के कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मम्मी गहरी नींद में थी। उनके चेहरे पर एक सुकून था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। शायद बरसों बाद उन्हें बिना डर के नींद आई थी। मैं वहीं खड़ा रहा और दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि अब इन्हें कभी किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। सुबह जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी सीधे कमरे में आ रही थी। ये वही सूरज था, लेकिन आज उसकी रोशनी अलग लग रही थी। मम्मी जल्दी उठ गई थी, हल्का सा बुखार भी था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी ताजगी थी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैंने पहली बार देखा कि मम्मी बिना डर के किचन में काम कर रही थी। न कोई रोकने वाला था और ना ही कोई ताने मारने वाला। पापा चाय का कप हाथ में लेकर बोले, बेटा सही किया तूने, हमने बहुत देर कर दी थी। मैं कुछ नहीं बोला, बस उनकी तरफ देखा। उस नज़र में शिकायत नहीं थी, बस समझ थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि घर दीवारों से नहीं, इज्जत से बनता है, और इज्जत तब मिलती है जब इंसान खुद को कम समझना बंद कर देता है। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, डर के बिना, तानों के बिना, और सबसे ज़रूरी बात, इज्जत के साथ। रात का सन्नाटा अब भी घर में छाया हुआ था। मम्मी अपने कमरे में सो चुकी थी। पूरे घर में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैं अपने कमरे में लेटा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। तभी मैंने देखा कि पापा चुपचाप बाहर आकर बैठक में बैठ गए। उनके हाथ में चाय का अधूरा कप था। वो उसे पी नहीं रहे थे, बस पकड़े हुए थे, जैसे किसी सोच में बहुत दूर चले गए हों। मैं उठा और उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर अचानक पापा की आवाज़ आई, तुम्हें बुरा लगा था ना बेटा? मैं कुछ नहीं बोला। शायद बोल पाता तो टूट जाता। पापा ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सहने दिया। तुम्हारे ताया के सामने मैं चुप रहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने पहली बार पापा को इतना टूटता हुआ देखा। मैं डरता था बेटा, उन्होंने आके कहा। डरता था कि कहीं घर टूट गया तो तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। डरता था कि मैं तुम्हें वो ज़िंदगी नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिज़र्व करते हो। इसलिए हर ताना, हर जुल्म चुपचाप सह लिया। ये शब्द सुनकर मेरा सीना भर आया। वो आदमी जिसे मैंने हमेशा मजबूत मान लिया था, पर आज मेरे सामने अपने डर को दिखा रहा था। पर सबसे बड़ा डर ये था कि पापा की आंखों से आंसू गिर पड़े, कि कहीं तुम्हें मेरी वजह से जिंदगी में पीछे न रहना पड़े। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। पापा, आपने मुझे पीछे नहीं रखा। मेरी आवाज़ भारी हो गई। आपने मुझे लड़ना सिखाया, चुप रहकर भी। पापा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल भी था और सुकून भी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं आगे बढ़ा और पापा को गले लगा लिया। वो पल ऐसा था जैसे बरसों की चुप्पी एक ही पल में टूट गई हो। अब आप कभी किसी के आगे नहीं झुकेंगे, मैंने कहा। अब मैं हूं ना? तो पापा रो पड़े। और शायद पहली बार बिना शर्म के उस रात मुझे समझ आया कि मर्दानगी ऊंची आवाज़ करने में नहीं, जिम्मेदारी उठाने में होती है। और बाप वो नहीं जो घर चलाता है, बाप वो होता है जो बच्चों को टूटने से बचाता है। हम देर तक बैठे रहे और उसी खामोश रात में हम दोनों थोड़े हल्के हो गए। पापा ने उस रात बात करने के बाद जैसे मेरे अंदर कुछ ठहर गया था। बरसों से जो बोझ दिल पर रखा था वो हल्का हल्का उतरने लगा। अगली सुबह जब नींद खुली तो पहली बार लगा कि मैं किसी डर के साए में नहीं उठा हूँ। मम्मी किचन में थी। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी ताने के, बिना किसी डर के उन्होंने मुझे चाय दी और मुस्कुराकर कहा कि आज तुम्हारी नौकरी की पहली सुबह है बेटा। उनकी आंखों में गर्व था, वही गर्व जो उन्होंने कभी खुलकर दिखाया नहीं था। मेरी भी पोस्टिंग का पहला दिन था। जब मैंने वर्दी पहनी, आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखा तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं वही हूँ जिसे कभी दर्जी बनने का ताना दिया गया था। आज सब इंस्पेक्टर की वर्दी में खड़ा था। मम्मी ने वर्दी पर हाथ फेरते हुए कहा कि भगवान ने देर से सुना, लेकिन सही सुना। पापा चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उधर ताया का हाल दिन ब दिन बदलता जा रहा था। जिस समाज में वो कभी सीना तान कर चलते थे, वही लोग अब सवाल पूछने लगे थे। बेटी की शादी क्यों टूटी है? इतनी जल्दी रिश्ता कैसे खत्म हो गया? ताया जवाब नहीं दे पाते थे। घर में अब पहले जैसी आवाज़ नहीं रही थी।
बड़ी बेटी चुपचाप रहने लगी। छोटी बेटी इंदिरा उनसे सवाल करने लगी थी। पापा, आपने भैया और चाचा चाची के साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल ताया को अंदर से तोड़ने लगे थे। एक दिन वो हमारे नए घर तक आए। वही ताया जिनकी आवाज से कभी पूरा घर कांप जाता था, आज दरवाजे पर खड़े थे। मैंने दरवाजा खोला तो वो मुझे देखकर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नौकरी मुबारक हो। उनकी आवाज में न घमंड था न हुक्म, बस थकान थी। मैं गलत था। उन्होंने सर झुका लिया। जो मैंने बोया था वही काट रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, न ताना मारा न खुश हुआ, बस चुप रहा। ताया अंदर आए। मम्मी सामने बैठी हुई थी। उन्हें देखकर ताया की आंखें भर आईं। भाभी, मैंने बहुत जुल्म किया। मुझे सच में उस दिन से चैन नहीं है। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोली कि अब सब बीत गया है। ये शब्द माफी के नहीं थे, लेकिन बदले के भी नहीं थे। ताया उठकर जाने लगे। जाते जाते बोले कि तू सही निकला बेटा। तूने मुझे कितना समझाने की कोशिश की और मैं। उनकी आवाज़ रोनिहार हो गई। वो बिना बात पूरी किए ही चले गए। उस दिन मुझे समझ आया कि पछतावा सज़ा से बड़ा होता है। नई नौकरी के साथ मेरी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो गया था। थाने में पहला दिन आसान नहीं था। लोग शक की नज़र से देखते थे, कुछ जलते थे, कुछ उम्मीद से भी देखते थे। तब मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी अपनी वर्दी का इस्तेमाल किसी कमज़ोर को दबाने के लिए नहीं करूँगा। हर केस के साथ मुझे अपना बचपन याद आता था। माँ की खामोशी, पापा की मजबूरी और ताया की ऊंची आवाज़। शायद यही वजह थी कि मैं हर किसी की बात ध्यान से सुनता। एक शाम ड्यूटी से लौटकर जब घर आया तो मम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। आज जल्दी आ गए बेटा? हाँ मम्मी, आज मन नहीं किया देर तक रहने का। तो वो मुस्कुराई। मैं कमरे में गया, वर्दी उतारी और कुर्सी पर टांग दी। उसी कुर्सी पर जहाँ कभी मेरे डर टंगे रहते थे, आज वहाँ सिर्फ वर्दी थी और इज्जत। कभी कभी ताया का चेहरा याद आता है, उनके झुके हुए कंधे, उनकी बुझी हुई आवाज़। मुझे खुशी नहीं मिलती उस हालत को याद करके, बस यकीन मिलता है कि जुल्म का हिसाब इंसान नहीं ऊपर वाला करता है। हमने किसी से बदला नहीं लिया, बस आगे बढ़ गए और शायद यही सबसे बड़ी जीत थी। जिंदगी में सच्ची जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि मेहनत, सब्र और ईमानदारी से आगे बढ़ने में होती है। जो दूसरों को दबाता है, वक्त उसे झुका देता है, और जो चुपचाप सही रास्ते पर चलता है, उसे ऊपर वाला ज़रूर उसका हक देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।